नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर 4 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अभी हाल ही में 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह को कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जिसकी स्थापना 1982 से हुई है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 1982 से 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और जिसे खाने पीने एवं चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रम को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये है स्मृति ईरानी। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 4 अंक बढ़कर पहुंच गया है 48। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैंक आई है, 4th स्थान, मतलब भारत ने अभी और पायदान बढ़ गया है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना कि भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48 भी रैंक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों। यहाँ पे भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि शीर्ष 50 स्थानों के समूह में शामिल हुआ है। यह पहली बार हुआ है दोस्तों, और मध्य एवं दक्षिण एशिया के देशों में यह शीर्ष स्थान है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 48 भी है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे और स्वीडन द्वितीय और यूएसए तृतीय स्थान पे है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना, और भारत की रैंक है 48 भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की वह प्रथम महिला कौन है जो एम्बुलेंस चलाएंगी? दोस्तों जो एम्बुलेंस 108 चलाएंगी उनका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों एम वीरलक्ष्मी। तो इनके बारे में याद रखना, यहाँ पे कहाँ से है ये? तो तमिलनाडु से है। एम वीरलक्ष्मी ये चलाएंगी भारत की पहली एम्बुलेंस। हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा की गई एक पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। एम वीरलक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि अभी हाल ही में किन्हें भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये है एम वीरलक्ष्मी। तो इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और कहाँ की है ये? तो तमिलनाडु की दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना कि जल शक्ति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है अभी हाल ही में वाटर हीरोज नाम का प्रोग्राम, प्रतियोगिता। दोस्तों हम इसके बारे में और देख लेते हैं यहाँ पे। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। वो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो रतन लाल कटारिया हैं। तो उनके बारे में याद रखना कि ये है हमारे जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। एसीसी ने बीके यादव को रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन होंगे? तो ये होंगे बीके यादव। तो इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि बीके यादव को नियुक्त किया जाएगा यहाँ पे रेलवे बोर्ड का सीईओ। हम देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन बीके यादव, जो कि कौन है दोस्तों? तो ये अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, इन्हें रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। और रेलवे चेयरमैन और सीईओ अब केंद्र कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे, जो कि जीडी की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो ये पीयूष गोयल हैं दोस्तों। तो इनके बारे में भी याद रखना। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव को रेलवे बोर्ड के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि ग्रीन टर्म अहेड मार्केट किन्होंने अभी इसे लॉन्च किया है? तो इसे किया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने। तो इनके बारे में देख लेते हैं हम। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है, जिसमें GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट
पहला विशेष उत्पादक है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे दोस्तों। इसमें कुछ भी वो नहीं है, लेकिन इसके बारे में याद रखना कि केंद्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में उषा पांडे बनी है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दोस्तों, और इस नियुक्ति के साथ ही वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, किन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, तो ये सौंपा गया है दोस्तों उषा पांडे को। तो इनके बारे में याद रखना है। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान को प्रारंभ किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। हम यहाँ पे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरू किया गया है, और अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने, और इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नागरिक निकायों को लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी प्रारंभ किया है हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान, जो कि कितने दिन का कार्यक्रम है, तो 15 दिवसीय कार्यक्रम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे याद रखना। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। और इसके पहले मध्य प्रदेश में चलाया गया था रोको टोको अभियान, जो कि मास्क ना लगाने वाले लोगों के लिए चलाया गया था दोस्तों यहाँ पे। तो ये रोको टोको अभियान चलाया गया था, और एक और अभियान था एक मास्क अनेक जिंदगी, यह भी मध्य प्रदेश में चलाया गया था। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट ने। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में CII GBC द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है यहाँ पे नेशनल एनर्जी लीडर एवं एक्सीलेंस एनर्जी इफिशिएंट यूनिट अवार्ड। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि वह दो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। तो ये लद्दाख और लक्षद्वीप है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किए गए हैं दोस्तों। और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ गए हैं, जिसमें 65 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी हाल ही में कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। तो ये एक हुआ है लद्दाख और दूसरा लक्षद्वीप दोस्तों। इसके साथ ही कितनी संख्या पहुंच गई है इनकी, तो 26 दोनों की दोस्तों राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की। तो इनके बारे में याद रखना। और यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो ये हैं राधा कृष्णन माथुर। इनके बारे में याद रखना। और लेह और कारगिल इसकी कैपिटल है दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना। और लक्षद्वीप की कैपिटल कारावती है, तो इसके बारे में याद रखना। और दिनेश्वर शर्मा यहाँ के प्रशासक है, तो उनके बारे में भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि कैबिनेट ने अभी हाल ही में किस राज्य की राजभाषा विधेयक को मंजूरी दे दी है, तो ये दी है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक में कौन कौन सी भाषा, तो उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी और जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश की नई आधिकारिक भाषाएं होंगी, तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। और हम यहाँ पे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है दोस्तों, इनके बारे में याद रखना। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो हमारे प्रकाश जावड़ेकर है, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी NPCSCB कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में मिशन कर्मयोगी NPCSCB कार्यक्रम को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। हम इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए 2020-21 से लेकर 2024-25 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम अभी हाल ही में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसका नाम क्या है, तो मिशन कर्मयोगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इंदिरा 2020 द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास अंडमान सागर में आयोजित होगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि इंदिरा 2020 द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास कहां पे होगा, तो अंडमान सागर में। हम देख लेते हैं, भारत और रूस सामरिक मलाक्का जलडमरू मध्य के पास अंडमान सागर में इंदिरा 2020 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 रूसी जहाज और भारतीय नौसेना जहाज के कुछ विमानों के साथ 4-5 सितंबर को इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि इंदिरा युद्ध अभ्यास किन किन के बीच में होगा, तो ये होगा भारत और रूस के बीच में। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और रूस की राजधानी क्या है, तो यहाँ पे मॉस्को है, रूबल यहाँ की मुद्रा है, इसके बारे में याद रखना। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 2036 तक बढ़ा दिया गया है, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।